भारतीय न्याय संहिता में हम ये चीज पढ़ते हैं कि क्या चीज करना और क्या चीज ना करना ऑफेंस होता है। तो जो बीएनएस में ऑफेंस बताए गए हैं वो, और स्पेशल या फिर लोकल लॉ में कोई ऑफेंस बताए गए हैं तो वो भी चैप्टर नंबर 3 के पर्पस से ऑफेंस माने जाते हैं। ये हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 24 ऑफ बीएनएस में, जहां पर ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है। तो चैप्टर नंबर 3 के पर्पस से हम बीएनएस वाले ऑफेंसेस को भी कंसीडर करेंगे, एंड स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ में अगर ऑफेंस बता रखा है कोई तो उसको भी हम ऑफेंस कंसीडर करेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ये जनरल एक्सेप्शंस के बारे में सेक्शन 14 से लेकर 44 तक के प्रोविजंस देता है। ये चैप्टर आखिर क्यों डाला गया? क्योंकि जो क्रिमिनल लायबिलिटी बीएनएस क्रिएट कर रहा है या कोई स्पेशल और लोकल लॉ क्रिएट कर रहा है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। वो सर्कमस्टांसेस की वजह से डिफर कर सकती है, और वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस ही जनरल एक्सेप्शंस के रूप में यहाँ पर पेश किए गए हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ बीएनएस में। और बीएनएस के सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 में ये चीज क्लियर की गई है कि जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 14 से लेकर 44 तक जो परिस्थितियां बताई हैं जिनकी वजह से किया गया कोई ऑफेंस ही नहीं माना जाता है। दैट्स वाई उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, उस ऑफेंस की जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो अराइज ही नहीं होती है। तो वो हर एक सर्कमस्टांसेस जो जनरल एक्सेप्शन के दायरे में आ रहा है, भले ही बीएनएस में हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में, पीनल प्रोविजन में और उसके इलस्ट्रेशन में नहीं लिखा गया है, उसके बावजूद भी ये माना जाएगा कि बीएनएस में दिए गए हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन, उसके पनिशमेंट वाले प्रोविजन और उसके इलस्ट्रेशन इन जनरल एक्सेप्शन के अधीन रहते हुए अप्लाई होंगे। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक रूल है जो कि एक ह्यूमन राइट भी है अंडर आर्टिकल 11 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्या? कि जब तक एक्यूज का गिल्ट प्रूव नहीं कर दिया जाता है तब तक उसको प्रिज्यूम किया जाना चाहिए इनोसेंट। तो सबसे पहले ड्यूटी बनती है प्रोसिक्यूशन साइड की। अगर वो इल्जाम लगा रही है एक्यूज के ऊपर तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि एक्यूज ने वो ऑफेंस किया है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, कोई डाउट ही ना रहे, इस तरह से प्रूव करना पड़ता है। जैसे ही प्रोसिक्यूशन गिल्ट एस्टेब्लिश कर देती है तब बर्डन शिफ्ट होता है एक्यूज के ऊपर। तब बारी आती है एक्यूज की उसको डिस्प्रूव करने की। तो अब यहां पर इस स्टेज पर अगर एक्यूज कहता है कि भाई ये जो ऑफेंस का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैंने जिन सिचुएशंस में किया वो जनरल या स्पेशल एक्सेप्शन में आती हैं, तो ये जो चीज है ये प्रूव करने का बर्डन एज पर सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्यूज के ऊपर ही होता है। और एक्यूज को ये चीज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करनी पड़ती है, जस्ट उसको अपने फेवर में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज शो करना होता है। लिटिल बिट डाउट उतना ही काफी है, फिर जो बर्डन है वो वापस से प्रोसिक्यूशन साइड पे शिफ्ट हो जाता है ये प्रूव करने का कि भाई ये जनरल एक्सेप्शन है, स्पेशल एक्सेप्शन का जो डिफेंस ये ले रहा है ये अप्लाई नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 3 में जो जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस लेकर क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा जा रहा है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस, दूसरा जस्टिफिएबल डिफेंसेस। लाइक ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, गुड फेथ में खुद को बाउंड समझते हुए या फिर जस्टिफिएबल समझते हुए कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कर दिया। सेकेंडली एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। थर्डली 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने ऑफेंस कमिट कर दिया। अब 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि उनके अंदर क्रिमिनल इंटेंट हो ही नहीं सकती है। दैट्स वाई उनके द्वारा किए गए ऑफेंस को ऑफेंस ही नहीं माना जाता है। या फिर 7 साल से ऊपर का बच्चा है बट 12 साल से कम उम्र का है, उसके अंदर सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं आई है ये अंडरस्टैंड करने की कि जो चीज वो कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसके क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। नेक्स्टली इंसैनिटी वाला एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो ऑफेंडर था वो सफर कर रहा था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, दैट्स व्हाई ही वाज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। और या फिर वो ये समझ नहीं सक रहा था उस टाइम पे जो चीज वो कर रहा है वो गलत है और वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। नेक्स्ट एक्सक्यूज है इंटॉक्सिकेशन वाला कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो ऑफेंडर था वो इंटॉक्सिकेटेड था, और जो इंटॉक्सिकेटेड चीज उसको पिलाई गई थी वो उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसको पिलाई गई थी या फिर बिना उसकी नॉलेज को उसको पिलाई गई थी। और इंटॉक्सिकेटेड होने पर वो उस परिस्थिति में आ गया था कि वो समझ नहीं सकता था कि जो चीज वो कर रहा है वो सही है या गलत है। ऑलराइट, तो ये इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का एक्सक्यूज दिया जा सकता है, बट वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कोई एक्सक्यूज नहीं होता है क्रिमिनल मैटर्स में। ओके,
वहीं जस्टिफिएबल डिफेंसेस में ऐसी डिफेंसेस आती हैं जो जस्टिफिकेशन देती हैं परिस्थितियों का, कि ये परिस्थितियां थी, इस वजह से जो ऑफेंस किया गया वो जस्टिफाइड है। लाइक कोई जुडिशियल एक्ट की वजह से, नेसेसिटी की वजह से, कंसेंट की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, कंपल्शन की वजह से, या फिर कोई ऐसे एक्ट हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की माचिस से बीड़ी जला ली, क्या बोल रहे हो कि माचिस से नहीं जलानी है, जिगर से जलानी है, जिगर से नहीं माचिस से, ठीक है, तो वो आपके अगेंस्ट थेफ्ट का केस नहीं दायर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है। वहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्राइवेट डिफेंसेस का जस्टिफिकेशन दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 24 तक के ही सेक्शंस कवर करेंगे, और जो रह जाएगा लाइक सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 33 तक, इसका एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा, एंड प्राइवेट डिफेंस का अलग वीडियो लेक्चर आएगा। तो टोटल 3 पार्ट में ये जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर नंबर 3 आपका कवर होगा। बाकी जैसे कि मैंने बीएससी का बुक लॉन्च किया था, फिर अब मैंने बीएनएस का भी बुक लॉन्च कर दिया है। जिस भी एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में ये जितनी भी बुक्स मैं लॉन्च कर रही हूँ वो हेल्पफुल रहने वाली है। कोई भी बुक या कोई भी पीडीएफ नोट वगैरह अगर वो अवेलेबल है, आपको परचेज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन है जिनके नोट्स या हार्ड कॉपी अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट इन फ्यूचर में लॉन्च करूंगी वो आपको इसी कैटलॉग में मिलेंगे, और इसके अलावा उनके बारे में ना अपडेट टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीजों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप ये जान लो, सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 30 एंड 31, ये सेक्शंस का जो ग्रुप है चैप्टर नंबर 3 में, इन सेक्शंस में गुड फेथ रिक्वायर है। तो ये चीज आपने मार्क कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। सबसे पहला जनरल एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि देखने को मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 17 ऑफ बीएनएस में। तो ये आपका सपोर्ट करता है एक लैटिन मैक्सिम को, जो कि है ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat, जिसका मतलब है कि अगर फैक्ट की भूल चूक हो जाती है तो वो तो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन अगर लॉ की भूल चूक हो जाए तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। एंड बेली का ये कहना है कि ये मैक्सिम इस आइडिया पर आधारित है कि सभी इंडिविजुअल से प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको कानून पता होगा, इसलिए वो कानून के संबंध में कोई मिस्टेक करके क्रिमिनल लायबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ को एज अ डिफेंस वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। इवन जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, क्योंकि उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस भी जगह पर वो हैं वहां का कानून उन्हें पता होना चाहिए। ये कहा गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज 1964 के केस में। इवन जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी ये ग्राउंड रेज नहीं कर सकते हैं कि हमने तो एजुकेशन ही नहीं लिया किसी लॉ के रिगार्डिंग, तो इसलिए हमें उस लॉ का भूल चूक हो गया है, तो हमें क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। और इस चीज के रिगार्डिंग एक केस भी हुआ था, आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक का। इस केस में एक अनएजुकेटेड पर्सन क्या करता है, डिवोर्स के लिए हायर करता है लॉयर को। बस ये करने के बाद वो ये सोच लेता है कि उसका डिवोर्स हो गया है फाइनलाइज्ड, और गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए वो कर लेता है दूसरी महिला से शादी। तो अब उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसको प्रोसिक्यूट करती है बाइगैमी के लिए। तो कोर्ट ये कहती है भले ही ये जो डिवोर्स के रिगार्डिंग मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, रीजनेबल है कि भाई उसको तो लॉ ही नहीं पता था बिकॉज वो अनएजुकेटेड था, बट इसको एज अ डिफेंस क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी लेने के लिए रेज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसको उसके कंट्री का लॉ पता हो, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। और नागरिकों से ही नहीं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही है कि फॉरेनर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है, जहां पर भी वो हैं, जिस भी कंट्री में वो हैं, उस कंट्री का नियम कानून उन्हें पता होना चाहिए।
लेकिन वहीं आर वर्सेस टॉल्सन का केस, जो कि बाइगेमी का ही केस है, इस केस में होता यह है मिसेस टॉल्सन मिस्टर टॉल्सन से 1880 में शादी करती है। 1881 में मिस्टर टॉल्सन अमेरिका के लिए निकलते हैं और समुद्र में खो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद वो यही पाती है कि अब मिस्टर टॉल्सन जो है ना वो मर चुके हैं। तो वो खुद को ये बिलीव करते हुए कि वो तो विधवा हो गई है, काफ़ी टाइम बाद मतलब वेट करने के 1887 में वो फिर से शादी कर लेती है। बट अचानक दिसंबर 1887 में जो उसके हस्बैंड थे मिस्टर टॉल्सन, वो आ जाते हैं वापस। तो अब मिसेस टॉल्सन के ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगता है। तो जैसा कि जो मिसेस टॉल्सन थी, उनको फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हस्बैंड की डेथ के रिगार्डिंग। शी वॉज अज्यूमिंग दैट कि उसका जो हस्बैंड है वो मर चुका है। यहाँ पे जो लॉ है उसके रिगार्डिंग कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, सिर्फ हुई किस चीज के रिगार्डिंग, इस चीज के रिगार्डिंग कि हस्बैंड मर चुका है। तो जब हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद दूसरी शादी की जा सकती है। बोनाफाइडली ये बिलीव करते हुए जैसा कि उसने दूसरी शादी की थी, उसके ऊपर से बाइगेमी का चार्ज हटा दिया जाता है और ये पाया जाता है कि ये एक्ट करने के पीछे उस वुमेन का गिल्टी इंटेंट नहीं था। तो यहाँ पर इस केस के साथ साथ आपको ये चीज क्लियर है कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से किया गया ऑफेंस क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन नहीं देता है। बट वहीं अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, किसी फैक्चुअल सिचुएशन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी फैक्चुअल सिचुएशन की अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस की वजह से, तो तब उस ऑफेंस की क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल होता है। बट शर्त यह है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, एज पर सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, खुद को गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि भाई वो ऑफेंस करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, लीगल कंपल्शन है आपके ऊपर, वो ऑफेंस किया गया हो, या फिर एज पर सेक्शन 17 गुड फेथ में ये एज्यूम करते हुए कि इस ऑफेंस को करने के पीछे लीगली जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा, आप लीगली जस्टिफाइड हैं, उस ऑफेंस को करने के लिए आप लीगली जस्टिफाई हैं, वो ऑफेंस किया गया हो, तभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से किया गया वो ऑफेंस ऑफेंस नहीं होगा, उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ओके, अब बैरिक में देखो सेक्शन 14 क्या कह रहा है। सेक्शन 14 ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से की गई है, गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि वो चीज करने के लिए लीगली बाउंड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के तहत ग्रुप ऑफ पीपल, बोले तो मॉब के ऊपर फायर करता है, तो यहां पर उस सोल्जर ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, बिकॉज his actions are based on mistaken belief of fact, not law, and he did that act while believing in good faith that he is legally bound to do that act. एक और एग्जांपल देखो, गोपालिया वर्सेस एम्परर। इस केस में होता यह है कि एक पुलिस को वारंट इशू करके ऑर्डर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर रॉन्ग डूअर है, इसको आप अरेस्ट करके लाओ। तो वो किसी और व्यक्ति को मिस्टेकनली रॉन्ग डूअर समझते हुए, गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि भाई उसको अरेस्ट करने के लिए तो वो लीगली बाउंड है, अरेस्ट कर लेता है। तो यहां पर कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन देती है। बट एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एक मैक्सिम है रिस्पोंडिएट सुपीरियर, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी वाले मामलों में लगता है, जिसका मतलब है लेट द मास्टर आंसर। ये चीज यहां पर अप्लाई नहीं होती है। अगर सुपीरियर ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कोई इलीगल ऑर्डर्स दे रहा है, तो उन इलीगल ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर बाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के इलीगल ऑर्डर्स को ओबे कर दे, तो फिर उसकी खुद की अपने आप ही लायबिलिटी बनेगी फॉर ओबेइंग द इलीगल कमांड्स ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। ऑलराइट, सेक्शन 17 बीएनएस का ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो कि किसी ने की है इसलिए क्योंकि वो चीज वो करने के लिए लीगली जस्टिफाइड है, या फिर ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट लॉ, वो गुड फेथ में वो चीज किया है ये बिलीव करते हुए कि वो चीज करने के लिए वो लीगली जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल जेड सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, बट ए को लगता है फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि जो जेड है वो तो मर्डर कर रहा है, तो गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि भाई ऐसे लोगों को तो अरेस्ट करने की अथॉरिटी होती है, लीगल जस्टिफिकेशन होता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करने का, तो वो जेड को अरेस्ट कर लेता है, सीज कर लेता है और ले जाके पुलिस स्टेशन में दे देता है। तो यहाँ पे जेड ए के अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला केस नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता है कि ए ने तो ऑफेंस किया, क्योंकि ये चीज ऑफेंस मानी ही नहीं जाएगी, बिकॉज ए को प्रोटेक्शन देगा सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता।
क्योंकि ए ने जो ये एक्ट किया है, ये किया है फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, गुड फेथ में ये एक्ट करने के लिए खुद को जस्टिफाइड बाय लॉ समझते हुए। ओके, एंड इस तरह के एक्ट को करने के लिए लीगल जस्टिफिकेशन हो सकता है सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, क्योंकि सेक्शन 40 में प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अरेस्ट करने की अथॉरिटी मिलती है ऐसे ऑफेंडर को जो किए हो कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बिलेबल ऑफेंस। इसी तरह सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो एक्शन लिए जाते हैं उनको भी सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक केस यहाँ पर और देखो आप, केसु साहू वर्सेस सलीग्राम शाह का। इस केस में जो एक्यूज था वो पुलिस स्टेशन कार्ट एंड कार्टमैन को ले जा लेता है गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि जो प्लेंटिफ का रेजिडेंस है वो ना चावल की स्मगलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। बट ये जो सस्पिशन था उसका बाद में पाया जाता है कि ये गलत सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, चावल की कोई स्मगलिंग वगलिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जैसे कि ये हुई है factual misunderstanding by that accused person, that's why उसने गुड फेथ में ऐसा एक्ट किया है जो कि लीगली जस्टिफाइड है। उसका ये एक्शन कोई ऑफेंस नहीं है बट प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। एक केस यहाँ पर आप और नोट कर लेना, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा का। इस केस में होता क्या है, जो एक्यूज पर्सन है वो महिला को ना भूत समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका ये जो एक्शन था ये फैक्चुअल मिस्टेक की वजह से ऑफेंस नहीं माना गया और एक्यूज को सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस का बेनिफिट दिया गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक केस आता है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी का। इस केस में एक एक्यूज होता है एग्रीकल्चरिस्ट जो कि अपने मेज फील्ड मक्के के खेत की देखभाल कर रहा था। तभी ना खेत में कुछ मूवमेंट सी होती है, वो चिल्लाता है कि भाई कौन है, बट कोई जवाब ही नहीं मिलता है, मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि खेत में कोई एनिमल उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो वो ये सोच के कि भाई वहां पे कोई एनिमल है, अगर कोई इंसान होता तो वो जवाब देता जब मैं चिल्ला रहा कि भाई कौन है, बट कोई बोल ही नहीं रहा है तो वो गोली चला देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक पर्सन छुपा हुआ होता है, उसको लग जाती है। तो यहां पर ये चीज एक तो एक्सीडेंटली हुई तो सेक्शन 18 जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी ड्यू टू फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ये चीज हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये चीज हुई है, इसलिए सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस का भी यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगा एक्यूज्ड को। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो अगले जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं सेक्शन 15 एंड 16 में, उनको हम जुडिशियल एक्ट में कंसीडर करते हैं, जिसमें से सबसे पहले सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर कोई चीज जज ने की है जुडिशियली एक्ट करते हुए कोई ऐसी पावर इस्तेमाल करके जो कि उसको लॉ ने दी है, या फिर गुड फेथ में जिसको बिलीव कर रहा है कि वो उसको लॉ ने दी है, तो भाई वो चीज जो उसने की है जज ने वो ऑफेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सेशन जज जो है उन्होंने डेथ पेनल्टी पास करी है किसी ऑफेंस के लिए, जिस ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी पास की जा सकती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेशन जज को ये पावर है, तो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जुडिशियली एक्ट किया, डेथ पेनल्टी पास करी। अब हाई कोर्ट ने वो कंफर्म कर दी, देन जो डेथ पेनल्टी है वो एग्जीक्यूट कर दी गई है। तो अब सेशन जज को इस एक्ट के लिए सेक्शन 16 बीएनएस का ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एक्शन अगर लिया गया है, क्यों, क्योंकि कोर्ट ने कोई जजमेंट या ऑर्डर दिया था, दैट्स व्हाई उसके परसुएंस में वो एक्शन लिया गया, या फिर इसलिए क्योंकि उस जजमेंट या ऑर्डर में वो एक्शन लिया जाना वारंटेड था, अलाउ था, तो वो जो एक्शन लिया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा। बट शर्त यह है कि वो लिया गया हो तब जब वो जजमेंट या ऑर्डर एग्जिस्टेंस में था, एनफोर्समेंट में था। ऐसा नहीं कि अपील में या रिविजन में जाके वो कैंसिल हो गया तब वो एक्शन लिया जा रहा, नहीं। जरूरी चीज ये है कि वो जजमेंट और ऑर्डर उस दौरान एनफोर्समेंट में होना चाहिए जब वो एक्शन लिया गया था। और भले ही उस कोर्ट को वो जजमेंट या ऑर्डर देने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, लेकिन वो पर्सन वो एक्शन लिया गया हो गुड फेथ में ये विश्वास करते हुए कि कोर्ट को उस जजमेंट या ऑर्डर को पास करने का जुरिस्डिक्शन था, जिस जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंस में उस व्यक्ति ने वो एक्शन लिया है, वो एक्शन किया है, या फिर जिस जजमेंट या ऑर्डर के तहत उसका वो एक्शन वारंटेड है। इसीलिए जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, जो जल्लाद वगैरह होते हैं, जो डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो जो जजमेंट वगैरह आ रखा है डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग उसी को तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में प्रोटेक्टेड होते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि कोई कोर्ट ऑर्डर दी है किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कराने का जिसको अरेस्ट कराने का उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था,
बट पुलिस ऑफिसर ये बिलीव करते हुए कि हाँ इस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, उस ऑर्डर के परसुएंस में जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करके अगर ले आता है तो तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर अगला जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 18 में जो दे रखा है उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून वाला जनरल एक्सेप्शन, जो कि ये कहता है कि कोई भी चीज अगर एक्सीडेंटली हुई है या फिर मिसफॉर्चुनेटली हुई है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के, लॉफुल एक्ट करते टाइम लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स के जरिए एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो तब वो चीज ऑफेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ना कुल्हाड़ी से लकड़ियां वगैरह काट रहा था, ऐसे मान के चल सकते हो, ठीक है। तो जो कुल्हाड़ी होती है उसके आगे का जो लोहे का पार्ट होता है वो उसमें से निकल के पास में खड़े हुए एक पर्सन को लग जाता है और वो मर जाता है। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ए जब ये काम कर रहा था क्या उस दौरान उसने प्रॉपर कॉशन बरता था, प्रॉपर सावधानी बरती थी? अगर हाँ तो तब उसका ये एक्ट एक्सक्यूजेबल है एंड वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। वहीं अगर उसके पार्ट पर प्रॉपर कॉशन की कमी थी, उसने प्रॉपर सावधानी नहीं बरती थी ये काम करते टाइम, तो तब उसका जो ये एक्ट है एक्सक्यूजेबल नहीं होगा, बल्कि माना जाएगा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS। तो किसी भी एक्ट के लिए अगर आपको सेक्शन 18 का प्रोटेक्शन चाहिए तो कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि वो एक्ट आपके द्वारा किया गया हो एक्सीडेंटली या फिर मिसफॉर्चुनेटली। एक्सीडेंटली बोले तो अनइंटेंशनली, अनएक्सपेक्टेडली, बाय चांस, विदाउट डेलिब्रेट प्लानिंग वो एक्ट किया गया हो। मिसफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली वो हो गया आपसे, अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। क्योंकि ये जो सेक्शन 18 है ये मांगता है कि जो एक्ट आपने किया हो वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और बिना किसी क्रिमिनल नॉलेज के किया हो, मतलब उसके पीछे आपका मेंसरिया नहीं होना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि वो भाई एक्सीडेंटली आपसे हुआ है, मिसफॉर्चुनेटली आपसे हुआ है, और वो एक्ट आपसे तब हुआ हो जब आप लॉफुली एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स के जरिए, विद ड्यू केयर एंड कॉशन, बोले तो इन गुड फेथ। यहाँ पर कॉशन वर्ड लिखा है, अटेंशन नहीं लिखा है, ये चीज आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई क्या कर रहा है, किसी पर्सन को मार रहा है एंड बीच में जो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ है वो इंटरवीन करने लग जाती है कि मत मारो मेरे हस्बैंड को, प्लीज उसे छोड़ दो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके हस्बैंड को मार रहा था वो बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली उस प्रेग्नेंट लेडी को हिट कर देता है। दैट्स वाई जो उसका अनबॉर्न बेबी है वो मर जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो एक्ट था इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लॉफुल एक्ट था जिसके दौरान ये एक्सीडेंटली चीज हुई है, इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 18 का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सेक्शन 18 रिक्वायर ये करता है कि जो एक्ट एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चुनेटली हुआ हो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के, वो हुआ होना चाहिए तब जब आप लॉफुली एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर में, बाय लॉफुल मीन्स, विद ड्यू केयर एंड कॉशन। ओके, और ये बात कही गई थी जागेश्वर वर्सेस एम्परर 1924 के केस में। अब यहां पर आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है। एक पर्सन एक रैबिट को शूट करने के लिए गन फायर करता है, बट वो बुलेट रैबिट को जाकर ना लग के एक पर्सन को लग जाती है, तो अब उस पर्सन की यहां पर क्या लायबिलिटी होगी? अब एक केस और देख लो, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी का। इस केस में होता यह है कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है, उस दौरान एक्यूज को एक आवाज आती है जो कि वो ये बिलीव करता है कि ये हाइना की आवाज है। उस आवाज की तरफ वो फायर कर देता है, बट एक्सीडेंटली उस फायर से किल हो जाता है एक पर्सन जो कि हाइना नहीं था, जिसको वो हाइना समझ रहा था। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये एक्ट एक्सीडेंटल था, क्योंकि उस दौरान उस एरिया में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 18 का एक्यूज पर्सन को बेनिफिट दिया। अब अगला टॉपिक आता है सेक्शन 19 में, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का, जो कि एक जनरल एक्सेप्शन है और ये आया है एक लैटिन मैगजीन से जो कि है नेसेसिटास नॉनाबिट लिजिम, जिसका मतलब है नेसेसिटी कोई लॉ वो नहीं जानती है। और नेसेसिटी आपको अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है कि आप नेमो यूडेक्स काउजस हुआ इस मैगजीन को, जो कि कहता है कि कोई भी भाई अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता है, इस मैगजीन को आप सरपास कर सकते हो, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इस चीज का एक्सेप्शन है। ये जनरल एक्सेप्शन इस लैटिन मैगजीन का एक्सेप्शन है, जो कि नेसेसरी सर्कमस्टांसेस में आपको पावर देता है कि आप बिटवीन टू हार्म्स लेसर हार्म को चूज करके
ग्रेटर हार्म को बचाने का डिसीजन अपने आप ले सकते हो। और रेनिगर वर्सेस फर्गोसा के केस में ये कहा भी गया है कि नेसेसिटी के लिए या फिर ग्रेटर इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए कानून को तोड़ा भी जा सकता है। तो इन सब बातों को सेक्शन नंबर 19 बीएनएस का सपोर्ट कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 19 आखिर कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी चीज अगर की गई है इस नॉलेज के साथ कि भाई ये चीज करने से कोई हार्म कॉज हो सकता है, हार्म मतलब कोई इंजरी या डैमेज वगैरह, और वो चीज की गई होनी चाहिए बिना क्रिमिनल इंटेंशन के। हालांकि पता है कि इस चीज से हार्म कॉज हो सकता है, बट उस चीज को करने के पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, बट गुड फेथ में जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? अदर हार्म को प्रिवेंट या अवॉइड करने का। तो तब वो जो चीज करी गई है जिससे कोई हार्म कॉज हो सकता है वो चीज ऑफेंस नहीं होगी। तो अब अगर हम सेक्शन 19 में जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं सेक्शन 19 के प्रोटेक्शन के लिए, उनको खोलकर अगर हम देखें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि रॉन्ग डूअर को कंपेल की हो कोई एक्ट कमिट करने के लिए, एंड वो जानता है कि भाई वो जो एक्ट कर रहा है उससे कोई हार्म हो सकता है, कोई इंजरी या कोई डैमेज हो सकता है, बट उस एक्ट को करने के पीछे उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्पस होना चाहिए क्या? गुड फेथ में किसी अदर ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट या अवॉइड करने का, उसको सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। बट वहीं जो उसके एक्ट से हार्म कॉज हुआ है वो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जिन परिस्थितियों की वजह से उसने वो एक्ट किया, क्या जस्टिफाइड है या नहीं, ये चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो एक गांव में ना जिस साइड से आग फैल रही थी वहां पर एक झोपड़ी थी, ठीक है। तो आग ताकि आगे ना फैले एक क्या करता है, वो झोपड़ी गिरा देता है और फिर आग बुझ जाती है। अब एक को पता है कि जो ये चीज कर रहा है इससे कोई हार्म कॉज हो रहा है, मतलब झोपड़ी को डैमेज हो रहा है, झोपड़ी डिस्ट्रॉय हो रही है, बट ये चीज करने के पीछे उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है अदर ग्रेटर हार्म को रोकने का, यानी पूरे गांव में आग फैलने से रोकने का। तो इसीलिए नेसेसिटी की वजह से इसने ये जो कदम उठाया है ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब कुछ नेसेसिटी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी के मामलों में भी अराइज होती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, होता यह है जो ए है वो सी का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जो बी है वो ये चीज देख लेता है एंड वो तुरंत ए को मार देता है सी को रेप से बचाने के लिए। तो जैसा कि आप सेक्शन नंबर 38 में पढ़ोगे कि किन किन सिचुएशंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज की जा सकती है। तो उन ग्राउंड में से एक ग्राउंड ये भी है कि अगर अटैक किया गया है रेप करने के इंटेंशन से, तो ऐसे अटैक से बचाने के लिए खुद का बॉडी या फिर किसी दूसरे का बॉडी क्या किया जा सकता है? डेथ कॉज की जा सकती है। तो यहां पर नेसेसिटी थी सी की बॉडी को रेप वाले ऑफेंस से बचाने की, दैट्स व्हाई बी ने ए को किल किया, इसलिए बी ने जो चीज की है वो कोई ऑफेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो, आर वर्सेस रोज का। इस केस में क्या होता है कि जो एक्यूज के फादर होते हैं वो प्रीवियसली मतलब कई बार मतलब उसकी जो मदर थी उनसे लड़ा करते थे और उनको काफी सारी धमकियां वगैरह दिया करते थे। तो सिमिलर सिचुएशन एक बार हो रही होती है, तो एक्यूज ये ड्यू टू फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग बिलीव कर लेता है कि भाई उसके फादर के पास चाकू है एंड वो उसकी मदर को मारने जा रहे हैं। तो अपनी मदर को अपने फादर से मारे जाने से बचाने के लिए जो एक्यूज है वो अपने फादर पे गोली चला देता है, फादर मर जाते हैं। बट होता यह है कि फादर के पास कोई नाइफ था ही नहीं, तो यहाँ पे फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से नेसेसिटी अराइज हुई उसकी मदर को बचाने की। इसीलिए एक्यूज को यहाँ पर गिल्टी नहीं पाया गया और हेल्ड किया गया कि जो एक्यूज है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस। एक और एग्जांपल देखो, एक केस आता है गोपाल नायडू वर्सेस एम्परर का। इस केस में होता यह है, एक गोपाल नायडू नाम का व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा रिच पर्सन होता है एंड वो दारू वारू पी के पब्लिक न्यूसेंस कर रहा था। अब जैसे कि आप सेक्शन नंबर 355 ऑफ बीएनएस में पढ़ोगे कि ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है, रॉन्ग डूअर को 24 घंटों तक के लिए प्रिजन में रखा जा सकता है। तो ये जो विलेज मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, इसको अरेस्ट कर लेता है तुरंत, ताकि ये आगे कोई हार्म वगैरह ना कर सके और पब्लिक न्यूसेंस ना कर सके। जब गोपाल नायडू को होश आता है, उसकी चढ़ी हुई उतर जाती है, तो तब फिर वो विलेज मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट केस कर देता है कि भाई इसने तो मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन किया था। तो यहां पर कोर्ट ये हेल्ड करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि चीज ये है कि
आपके द्वारा होने वाले ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए छोटा सा हार्म इस विलेज मजिस्ट्रेट ने किया आपको अरेस्ट करने का, क्योंकि इसका इरादा था गुड फेथ में पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का। दैट्स व्हाई दैट विलेज मजिस्ट्रेट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 19 एंड उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अब यहां पर आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफन। इस केस में डडली एंड स्टीफन्स दो सीमैन होते हैं जो कि समुद्र के बीच में अपने जहाज में फंस गए होते हैं और उनके साथ एक 17 साल का बच्चा भी होता है। तो ऐसे ऐसे करके काफी सारे दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन वो ये डिसाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है भाई, कुछ खाने पीने के लिए बचा नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो वो जो 17 साल का बच्चा उनके साथ था उसको मार के उसका जो मीट है उसको कंज्यूम करते हैं सरवाइव रहने के लिए। 12वें दिन इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और इनके ऊपर चार्ज लगता है मर्डर का। तो ये एक्यूज ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि इन्होंने खुद को सरवाइव करने की नेसेसिटी की वजह से ये चीज की, दैट्स व्हाई उनका ये जो एक्शन है जस्टिफाइड है। बट हाउस ऑफ लॉर्ड उनका ये डिफेंस नेसेसिटी वाला रिजेक्ट करते हैं और हेल्ड करते हैं कि जो नेसेसिटी है वो डेलिब्रेट किलिंग ऑफ एन अनऑफेंडिंग एंड अनरेजिस्टिंग इनोसेंट अलाउ नहीं करती है। एंड लॉर्ड कॉलरिज ये बात हेल्ड करते हैं कि खुद की लाइफ बचाना इज अ जनरल टाइप ऑफ ड्यूटी, लेकिन अगर दूसरे की लाइफ को बचाने के लिए खुद की लाइफ को कुर्बान कर दिया जाए तो ये प्लेनेस्ट एंड हायर ड्यूटी होगी। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये किसी को ये राइट नहीं देती है कि अपने आप को सेव करने के लिए किसी और की जान ले लो, क्योंकि जो नेसेसिटी है वो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, बोले तो होमिसाइड को जस्टिफाई नहीं करती है। लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल एक नदी के बीच में एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे दो लोग बचने का ट्राई कर रहे हैं, ए एंड बी। अब इनको ये एहसास हो गया है कि इस लकड़ी के सहारे सिर्फ एक ही बंदा बच सकता है, तो अब ये आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो अब जो ए है वो बी को धक्का मार के गिरा देता है इस लकड़ी के टुकड़े से, क्योंकि इस लकड़ी के सहारे दो लोग नहीं बच सकते थे। टाइटैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी ये। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। ठीक है, तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, नहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। तो अब यहाँ पर जो ए है वो जैसा कि इस लकड़ी के सहारे जिसपे से इसने बी को धक्का मार के गिरा दिया था किनारे आ जाता है नदी के और बच जाता है, तो अब इसको बी के मर्डर के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी सेक्शन नंबर 19 ऑफ बीएनएस। अब अगला जनरल एक्सेप्शन आता है इन्फेंसी के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21 ऑफ बीएनएस में। और इस जनरल एक्सेप्शन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लोज 3 एंड आर्टिकल 39 क्लोज ई एंड क्लोज एफ सपोर्ट करते हैं ताकि जुवेनाइल जस्टिस को बढ़ावा दिया जा सके। तो सबसे पहले सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि अगर कोई भी चीज की है किसी ऐसे बच्चे ने जिसकी एज 7 साल से कम है तो भाई वो चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो होते हैं डोली इनकैपेक्स, मतलब ये कोई हार्म ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको क्या सही है क्या गलत है ये पता ही नहीं होता है। इसीलिए ये इतने ज्यादा मासूम है कि इनके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर इनकी इस मासूमियत का कोई एडल्ट पर्सन फायदा उठाता है और इन 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज करता है तो नेवरदलेस कि भाई वो चाइल्ड ऑफेंस कमिट करने के लिए कैपेबल नहीं है, बट फिर भी जो एडल्ट ऐसे चाइल्ड को क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज किया है वो अबेटर की तरह लायबल होगा एज पर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस। तो अब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। होता यह है कि एक 21 साल का आदमी होता है, वो 6 साल की बच्ची को एक जहर वाला हलवा देता है और कहता है कि ये जो जेड पर्सन है ना इसको जाके दे दे। अब जो जेड है वो उस हलवे से सिर्फ 1 स्पून खाता है, जेड को कुछ नहीं होता, बाकी जो पूरा का पूरा हलवा है वो दे देता है वाई को एंड वाई पूरा हलवा खा लेता है। तो अब वाई मर जाता है। तो अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि यहाँ पर किस ऑफेंस के लिए कौन कौन गिल्टी होगा। बाकी 7 साल से ऊपर की एज के जो बच्चे होते हैं उनको डोली कैपेक्स माना जाता है, यानी कि ये हार्म कर सकते हैं। लेकिन 7 साल से 12 साल तक की एज में अगर किसी बच्चे के अंदर सफिशिएंट मेच्योरिटी डेवलप नहीं हुई है ये अंडरस्टैंड करने की कि वो जो चीज कर रहे हैं उसका नेचर एंड कंसीक्वेंस क्या है, तो तब इस तरह के बच्चे को भी
क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि सेक्शन 21 बीएनएस का ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि ऐसे बच्चे ने करी हो जिसकी एज 7 साल से ज्यादा बट 12 साल से कम की है, एंड वो बच्चा अभी तक सफिशिएंट मेजॉरिटी अटेन नहीं किया है ये अंडरस्टैंड करने की कि जो चीज वो कर रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैलिस सप्लाइज एज आ जाती है, यानी मलीटिया सप्लेट एटाटेम जो भी चीज है, तो तब 7 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन होगा, अगर उसके अंदर सफिशिएंट मेजॉरिटी है टू अंडरस्टैंड कि वो जो चीज कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग के केस में एक लगभग 11 साल से थोड़ा सा ऊपर एज का बच्चा जो 12 साल से कम एज का था, वो क्या करता है, एक दूसरे लड़के के पीछे इस थ्रेटनिंग जेस्चर में भाग रहा होता है, ये कहते हुए कि आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो मुझसे बच नहीं सकता है, एंड ही एक्चुअली डिड दैट एक्ट, वो मार देता है उसको। तो यहाँ पर इन परिस्थितियों से ये चीज इंटरप्रेट की गई कि ये जो बच्चा था ये सफिशिएंट मेजॉरिटी गेन कर चुका था, इसके अंदर आ गया था मैलिस सप्लाइज एज, मलीटिया सप्लेट एटाटेम, सो नाउ इसको गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। एंड जब भी मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी हेल्ड किया जाता है तो तब आपका जे एक्ट का रोल आ जाता है, मतलब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके, तो ये हो गया आपके इन्फेंसी के रिगार्डिंग जनरल एक्सेप्शंस। अगला जनरल एक्सेप्शन है इंसैनिटी, जो कि सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस में दिया गया है, और ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि जो लोग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहे होते हैं, यानी कि लीगल इंसैनिटी से सफर कर रहे होते हैं। लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है टोटल इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी, यानी कि जो अपने एक्शन के नेचर को नहीं समझ सकते हैं, जो ये नहीं समझ सकते हैं कि जो वो चीज कर रहे हैं वो गलत है, कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। तो ऐसे लोग, क्योंकि उनमें मेंटल कैपेसिटी का अभाव होता है, उनका खुद का फ्री विल नहीं होता है, उनका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो होते हैं नॉन कॉम्पोस मेंटिस, तो ऐसे लोगों को उनके द्वारा किए गए एक्शंस के लिए क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि एक मैगजीम भी है, एक्टोस नॉन फैसेट निसी मेंसिट्रिया, जिसका मतलब है कि कोई एक्ट बिना गिल्टी इंटेंशन के क्राइम नहीं होता है। क्रिमिनल लॉ में किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मेंसरिया बोले तो गिल्टी इंटेंशन प्लस एक्टस रियस बोले तो ओवरटैक, ये दोनों होने चाहिए। लेकिन वहीं जो इंसेन पर्सन होते हैं, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो नेसेसरी इंटेंट रिक्वायर होती है, उस गिल्टी इंटेंट को फॉर्म करने के लिए इनकैपेबल होते हैं। इसीलिए जो भी वो एक्शंस करते हैं उन एक्शंस के लिए वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसीलिए सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि जब कोई चीज किसी पर्सन ने की, उस समय अगर वो चीज किया था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, क्योंकि उस दौरान वो ये समझने में असमर्थ था कि भाई वो जो चीज कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो जो चीज कर रहा है क्या वो गलत है, क्या वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, वो ये चीज नहीं समझ सकता था एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट थिंग। तो जो चीज उसने की है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो चीज ऑफेंस नहीं होगी। तो सेक्शन 22 में इंसैनिटी का प्रोटेक्शन लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एक्यूज है वो उस दौरान जब उसने ऑफेंस कमिट किया सफर कर रहा होना चाहिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, ना कि उस एक्ट को करने से जस्ट पहले या उस एक्ट को करने के जस्ट बाद। जरूरी चीज है कि उस एक्ट को करते टाइम वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा होना चाहिए, एंड वो जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो एक्यूज को इनकैपेबल बना रहा होना चाहिए ये समझने से कि भाई वो जो चीज कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो जो चीज कर रहा है क्या वो गलत है, वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये चीज वो समझ नहीं सक रहा होना चाहिए उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एक्यूज पर्सन को सेक्शन नंबर 22 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसके द्वारा किया गया कोई ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा। इसीलिए दुर्हम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट एंड दयाभाई छगनभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में ये कहा गया कि जो इंसैनिटी का डिफेंस सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस में लिया जा रहा है ये एक अफर्मेटिव डिफेंस है, और जो एक्यूज पर्सन जिस भी ऑफेंस के लिए ये डिफेंस ले रहा है उसको प्रूव ये करना पड़ेगा कि उस ऑफेंस को कमिट करते टाइम ही वो मेंटली अनफिट था, दैट्स वाई वो ऑफेंस कमिट कर दिया। उसको प्रूव करना पड़ेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी ऐसा इंसैनिटी जिसको हम कहते हैं लीगल इंसैनिटी, जो कि इक्विवेलेंट नहीं होती है मेडिकल इंसैनिटी के।
ये कहा गया था रुपेश वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम 2023 के केस में, और साथ ही सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड के केस में। वहीं तुबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में ये कहा गया कि लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है अपने द्वारा किए गए एक्ट के नेचर को समझने की इनकैपेसिटी। ये समझने की इनकैपेसिटी कि जो चीज कर रहे हैं वो गलत है, वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। अब सवाल ये आता है कि जो लोग सोमनैम्बुलिज्म से पीड़ित हैं, मतलब जिनको नींद में चलने की आदत होती है, तो अगर उस दौरान वो कोई ऑफेंस कमिट कर दे तो क्या उनको सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन मिलेगा? तो चीज़ ये है कि अगर उस दौरान वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, उनका अपने एक्शन पर कंट्रोल नहीं है, और वो नींद में है, और वो नींद में कोई एक्शन करती है ऐसा जो कि ऑफेंस है, तो फिर उनका वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उनको सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन मिलेगा। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि मैं सो रही थी और मैं सपना देख रही थी कि मुझे ना किसी ने बहुत ही अजीब सा कुछ खिला दिया है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा। मेरा पूरा ना अजीब सा मन हो गया नींद में, सपने के अंदर। एंड मुझे इतनी तेज वॉमिटिंग आई सपने में कि वो रियलिटी में आ गई। मेरे बगल में मेरी सिस्टर सो रही थी, मैंने उसके हाथ पे इतना गंदा वाला वॉमिटिंग किया, एंड शी वॉज लाइक, ये क्या कर रही है बहन, क्या हो गया तेरे को? और सपने में पता नहीं क्या देख रही थी कि मैं नाली में वॉमिटिंग कर रही हूँ, बट मैं उनके हाथ में वॉमिटिंग कर रही थी। इसके अलावा मेरे साथ एक और सिचुएशन होती है, मुझे नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी भी मैं किसी न्यू रूम में सो रही होती हूँ तो मुझे अजीब से सपने आते हैं, मतलब जैसे कि कोई मेरा गला घोट रहा हो। एंड उस दौरान ना मैं नींद में से उठने की इतनी ज्यादा जद्दोजहद कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं सपने में हूँ। जिस रूम में मैं जिस सिचुएशन में लेटी हुई हूँ वो सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है, मुझे चारों तरफ का सब कुछ एज इट इज जैसे कि रियलिटी में है, वो सब कुछ मुझे सपने में महसूस हो रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है, और मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई तो मुझे उठा दो, ये पर्सन मेरा गला घोट रहा है, कोई तो मुझे बचा लो। एंड जब मैं इस तरह से चिल्ला रही होती हूँ ना तो मेरी आवाज़ बाहर निकल जाती है, मुंह से बाहर। तब मेरी अगर बड़ी बहन मेरे बगल में उस टाइम पे जब सोया करती थी तो तब वो मुझे उठा देती थी कि क्या हुआ जीनत, क्या हुआ क्या हुआ। तब फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, यार किसी ने तो मुझे मेरे सपने से बाहर निकाला। मैं बहुत बार अटैम्प्ट कर रही होती थी सपने में कि मुझे सपने से बाहर जाना है, बट नहीं हो पाता था। और अभी कई बार ये चीज़ हो जाती है, बट उतना ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ सपना है। और एक बार मेरे साथ पता क्या होता है, मैं 1-2 महीना हॉस्टल में रही, तो मुझे ऐसा फील होता था जब भी मैं अपने घर में सो रही होती थी नींद में कि मैं हॉस्टल में हूँ। एंड अचानक सोते सोते मेरा जो एक हाथ है वो भी सो गया, और वो हाथ मैंने अपने दूसरे वाले हाथ से पकड़ा हुआ था, और मैं अकेले लेटी हुई थी। अब वो अपना ही हाथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और का हाथ है। एंड मैं इतनी तेज से चिल्लाई, मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार उपासना ये किसका हाथ है? ओ बाय गॉड, वो मेरा ही हाथ था। और उपासना वाज माय रूममेट जब मैं हॉस्टल में रहती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि जिन लोगों को नींद में चलने की आदत होती है उनके साथ क्या सिचुएशन होती होगी। एंड लास्ट एक और स्टोरी मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक बार हम लोग रेंट के रूम में जब रहा करते थे तो हमारा एक ही रूम था, एंड मेरे पेरेंट्स कहीं गए हुए थे, तो हम बच्चे थे रूम में, हम सो रहे थे। तो मैंने सपने में देखा कि मेरी 2 फ्रेंड बहुत तेज़ भागते भागते मेरे घर पे आई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ जीनत हमको पानी देना ज़रा। तो वहाँ पे ना रूम में एक घड़ा रखा हुआ होता था, तो मैं ना लिटरली नींद में उठी बेड से, उस घड़े के पास गई और मैंने ना उससे पानी जैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, वहाँ पे ना नीचे पानी पड़ा हुआ था, तो मेरा पैर फर्श में पड़े हुए पानी पे जब पड़ा तो मेरी आँख खुल गई। बाय गॉड, उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मैं पता दरवाजे की तरफ देख रही हूँ कि मेरी सहेलियाँ कहाँ चली गई जो भाग कर आई थी पानी मांगने। तो ऐसी सिचुएशन होती है। बाकी भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मेरे सपनों का वहम होता है, इतना मैं मानती हूँ। बाकी और भी कुछ मेंटल कंडीशंस होती हैं जिनमें सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस का डिफेंस रेज किया जा सकता है, जैसे कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई, पैरानॉइड सिक्सोफ्रेनिया, पैरानॉइड साइकोसिस एंड मैनी मोर। बट शर्त ये है कि इन बीमारियों में ये ताकत होनी चाहिए कि जिस टाइम पे एक्यूज ऑफेंस किया उस टाइम पे वो इस तरह की बीमारी की वजह से जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर समझ ना सक रहा हो, वो ये समझ ना सक रहा हो कि वो जो चीज कर रहा है वो गलत है, वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। और कई बार डिल्यूजन की वजह से भी अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है उस ऑफेंस को सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन मिल सकता है, जैसे कि कांदी खुर्जी डूबा वर्सेस स्टेट के केस में हुआ था। जो एक्यूज है ना वो इस डिल्यूजन में था कि वो महाभारत का अर्जुन है,
जिसको राइट है पापियों को किल करने का, तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ जिसको वो भागंडी समझ के और अपने बेटे जिसको वो कामा समझ के मार देता है। ये करने के बाद वो विलेज सरपंच के पास जाता है और बोलता है, हे भीष्म पितामह, मैंने भागंडी और कामा को मौत के घाट उतार दिया है। तो कोर्ट यहाँ पर ये चीज हेल्ड करती है कि हालांकि वो अपने एक्शन के नेचर को समझता था, बट उसको ये नहीं पता था कि जो वो चीज अब कर रहा है वो प्राचीन टाइम में जब महाभारत वाला समय चल रहा था तब तो सही थी, बट अब वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। एंड ड्यू टू दिस डिल्यूजन उसको सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन दिया गया और ये डीम किया गया कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 22 होता है कंप्लीट। कुछ केसेस आपने ध्यान रखने हैं, एक तो आर वर्सेस एनरोल्ड का जिसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट इवॉल्व हुआ था फॉर डिटरमिनिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एक आपने ध्यान रखना है मैकनार्टन का केस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इंसैनिटी के रिगार्डिंग और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस केस की स्टडी करना आप लोगों का होमवर्क है आज का। इसके अलावा आर वर्सेस हेंसी का भी केस आपने देखना है, ये भी आपका इंसैनिटी से रिलेटेड है। बाकी बीएनएस की बुक में और भी केसेस मैंने सेक्शन नंबर 22 से रिलेटेड लिखे हैं, एक बार आप उन सभी केसेस को जरूर पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24 में जो जनरल एक्सेप्शन दे रखा है वो है इंटॉक्सिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर इंटॉक्सिकेशन हुआ है इनवॉलेंटरली, बिना विल के या फिर विदाउट नॉलेज, तो तब इसको आप क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट डिफेंस के रूप में पेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपका जो इंटॉक्सिकेशन था वो वॉलेंटरली था तो तब ये डिफेंस आप पेश नहीं कर सकते हो क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए। तो बेसिकली होता यह है कि नशे करने की वजह से ना लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नशा करने के बाद बहुत मजे कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए अलग ही लेवल के, और कुछ तो इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि वो नाली कोई अपना बिस्तर समझ के वहीं सो जाते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को जानवरों की तरह कूटते हैं, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ में ये एबिलिटी होती है कि उसको कंज्यूम करने वाला पर्सन अपने होशो हवास में ही नहीं रहता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 23 में इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस दिया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ आपको एडमिनिस्टर किया गया है, मतलब अगर पीने वाला है तो पिलाया गया है, सूंघने वाला है तो सूंघाया गया है, फूकने वाला है तो फुकवाया गया है, आपके नॉलेज के बिना या फिर आपके विल के अगेंस्ट, आपकी इच्छा के विरुद्ध, और उस इंटॉक्सिकेंट की वजह से आप हो गए हो इंटॉक्सिकेटेड, आप नशे में हो, और उस वजह से जब आपने कोई एक्ट किया उस दौरान आप उस एक्ट के नेचर को समझने में इनकैपेबल हो गए, या फिर ये समझने में इनकैपेबल हो गए कि जो चीज आप कर रहे हो वो गलत है या वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, तो जो चीज आपने करी वो चीज ऑफेंस ही नहीं मानी जाएगी। लेकिन वही सेक्शन 24 ये कहता है कि वॉलेंटरी अगर इंटॉक्सिकेशन है तो फिर ये चीज कोई डिफेंस नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस रिक्वायर करता है कोई स्पेसिफिक इंटेंट या नॉलेज, तो वो एक्ट अगर किसी वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने किया है तो फिर प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि उसने वो एक्ट किया है उसी सेम इंटेंशन और नॉलेज से जैसे कि वो तब करता जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता। तो कुल मिलाकर सेक्शन 24 का कहना यही है कि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन क्रिमिनल लायबिलिटी से छुटकारा नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस आता है बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का। इस केस में होता यह है कि वेडिंग सेरेमनी के दौरान जो एक्यूज पर्सन है वो थोड़ा चढ़ा लेता है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर लेता है, एंड उसके बाद नशे वशे में वो थोड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, एक लड़का एक जगह बैठा हुआ था, उसके पास जाता है कि भाई थोड़ा मुझे सीट दे दे, हट जा जरा यहाँ से। तो उससे सीट मांगता है बैठने के लिए, तो वो लड़का सीट देता ही नहीं है। तो फिर इस चीज से भाई सब इरिटेट हो जाते हैं और वो अपने पैंट से निकालते हैं गन और लड़के को शूट कर देते हैं, लड़का मर जाता है। उसके बाद जो एक्यूज है वो तुरंत पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देता है और क्लेम करते हैं कि मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था। बट उसका ये जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वो साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि जो वो एक्ट किया उस दौरान वो ये जानता था कि उस एक्ट का कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, और उसका जो इंटॉक्सिकेशन था वो वॉलेंटरली था। दैट्स वाई
उसकी इंटॉक्सिकेशन की इस डिफेंस को कोर्ट ने रिजेक्ट करके उस एक्यूज को गिल्टी हेल्ड किया। वहीं डीपीपी वर्सेस बियर्ड का जो केस था, इस केस में हुआ ये कि जो एक्यूज पर्सन था वो 13 साल की लड़की का जब रेप कर रहा था, उस दौरान उसने उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था और इस वजह से सफोकेशन हो जाता है उस लड़की को और उसकी हो जाती है डेथ। अब यहाँ पर वो ये डिफेंस पेश करता है कि भाई उस दौरान तो मैं इंटॉक्सिकेटेड था, बट इस केस में कोर्ट ये हेल्ड करती है कि ड्रंकनेस इस मामले में कोई डिफेंस के रूप में पेश नहीं की जा सकती है जब तक कि ये ना शो कर दिया जाए कि भाई वो इतना इंटॉक्सिकेटेड था कि वो रेप को कमिट करने के लिए जो स्पेसिफिक इंटेंशन रिक्वायर होती है वो फॉर्म करने में असमर्थ हो गया था। तो जैसा कि जो डेथ है वो सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्ट्स की वजह से हुई, तो यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस कोर्ट रिजेक्ट कर देती है एंड एक्यूज को गिल्टी हेल्ड करती है मर्डर के लिए। इवन अगर कोई किसी को परसुएड करता है कि भाई पी ले पी ले पी ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो ड्रिंक दिया गया है वो उसकी विल के अगेंस्ट या विदाउट हिज नॉलेज दिया गया है। ये कहा गया था जेठू राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कि अगर एक्यूज को उसके फादर परसुएड करते हैं ड्रिंक करने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि जो उसका इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलेंटरली है, क्योंकि जो चीज उसका फादर उसको पीने के लिए परसुएड कर रहा था उसको पता था वो चीज क्या है, वो अल्कोहल है। तो यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि इनवॉलेंटरी ड्रंकनेस क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी दे सकती है, बट वॉलेंटरी ड्रंकनेस क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी नहीं दे सकती है। लेकिन वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से किसी पर्सन को इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेशन की लत लग जाती है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो खुद को नशीली चीजों का सेवन करने से रोक नहीं पाता है और इस वजह से वो अगर सफर कर जाता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, तो अब उसका केस कवर हो सकता है सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस में। बट शर्त यह है कि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से, जैसे कि वो अब सफर कर गया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, लीगल इंसैनिटी से, तो अब उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ये कि जो वो चीज कर रहा है उसका वो नेचर नहीं समझ सक रहा है, या फिर वो ये समझ नहीं सक रहा है कि जो चीज वो कर रहा है वो गलत है, वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप आर वर्सेस टेंडी का केस रेफर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए जनरल एक्सेप्शन है हम उसको इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और एक और जनरल एक्सेप्शन का पार्ट आएगा, मतलब टोटल जनरल एक्सेप्शन के 3 पार्ट होंगे और 3 पार्ट में आपका पूरा जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर हो जाएगा कवर। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो में पूछती हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर करा करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। और जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाती हूँ वीडियो में, उसका अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स परचेस करना है तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करो और उसकी प्रोफाइल में जाओ। सारे सब्जेक्ट जो कि अवेलेबल हैं उनके सैंपल्स एंड डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।